हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लूकोज जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है जी, तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप छोटी आंत की जो विली होती है उन विलियों के द्वारा भोजन के अणु है ना, भोजन के सरल अणुओं का अवशोषण होता है और उन सरल अणुओं में मुख्य रूप से क्या रहता है, ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन भी ग्रहण कर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यह ऑक्सीजन इन ग्लूकोज पर क्रिया करके इनका ऑक्सीकरण करती है एंजाइमों की उपस्थिति में। ठीक है, एंजाइमों की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, और ये ग्लूकोज के बॉन्ड जो होते हैं ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये टूटने लगते हैं, ये टूटने लगते हैं और ये टूट कर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है। तो ये जो ऊर्जा होती है यह एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहती है। इसको संतुलित कर देते हैं पहले। ठीक है, तो इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संचालित करने के लिए करते हैं। यह जल जो है हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन क्रिया के द्वारा निकलता है। अब ये उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, ये उत्सर्जन चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा ही ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था वहां पे कि किस तरह से ये कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में एंजाइमों की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग एक श्वसन की बहुत ही अच्छी परिभाषा यहाँ दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन की बात करें यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, जैव ऊर्जा जिसे हम लोग एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है।
तो समझ में आ गई है परिभाषा श्वसन की। तो श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीजन कर कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होता है, जिससे हमें जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। और यह जैव ऊर्जा का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? हम अपने शरीर की सारी जैव क्रियाओं को करने के लिए करते हैं, और फिर ये जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है इसे फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ऑक्सीजन किस तरह से ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बाहर निकालते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आ गया श्वसन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, हमें यहाँ से अगर सिंपल कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज के अणु होते हैं, इनका ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और ये ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये श्वसन की क्रिया करने के उपरांत यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति, ये सारा का सारा कार्य कहाँ हो रहा है? कोशिकाओं में हो रहा है। तो इसलिए इस श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। ये जो श्वसन देख रहे हैं इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर होता है। अब ये कोशिकीय श्वसन की बात करें यानी श्वसन की बात करें तो ये दो अवस्थाओं में होती है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, एक अवायवीय और दूसरा वायवीय। ठीक है, तो चलिए अब वायवीय और अवायवीय दोनों को समझ लेते हैं, अवायवीय और वायवीय को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, पहला अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मैंने बताया था कि यह वायु की जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन यानी कि इसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो देखिए यह श्वसन का पहला चरण होता है। इसमें जो ग्लूकोज के अणु होते हैं, 6 कार्बन वाले अणु होते हैं ना, ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं? टूट जाते हैं, आंशिक रूप से विखंडित होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में होती है, यह कोशिका द्रव में होती है। तो इस क्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन वाले जो आप देखते हैं ना, इसका सूत्र C6H12O6, 6 कार्बन वाले अणु हैं, ये टूट कर है ना 3-3 कार्बन वाले अणुओं में बदल जाते हैं, जिन्हें हम लोग पैरुवेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पैरुवेट कहते हैं, पैरुवेट कहते हैं। ठीक है, पैरुवेट, और साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में रहता है। तो ये जो ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ वायु की अनुपस्थिति में यह होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है, जिसका उपयोग करके आप अपने पूरे दैनिक कार्यों को, हर एक कार्यों को संपादित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरुवेट में ही ऊर्जा संचित रह जाती है। और फिर दूसरे चरण में वायवीय श्वसन में चलेंगे तो इस पैरुवेट का विखंडन होता है और इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा अवायवीय श्वसन को लिख लेते हैं, फिर हम लोग वायवीय की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है।
कोशिका द्रव में होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा या इस क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग मुक्त होता है और बाकी ऊर्जा पायरुवेट में रहती है ना, मुक्त होता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में संचित रहती है। ठीक है, अब ये पायरुवेट का जब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीकरण के द्वारा, तब जाके यह इससे है ना पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे तो पायरुवेट आगे तीन प्रकार से यह क्रिया कर सकता है। अब कैसे कर सकता है उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग वायवीय श्वसन की बात कर लेते हैं। अब इस पायरुवेट की बात करें, क्या होता है पायरुवेट, तो ये आगे तीन प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी हम लोग बात करेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। तो इसलिए ये जो पायरुवेट है, यह पायरुवेट आगे इस पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है। कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट कहाँ चले जाते हैं, अब यह पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं पायरुवेट, और वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह विघटित होकर ये पायरुवेट विखंडित होकर, जो पायरुवेट के यहाँ ये पायरुवेट क्या है, यहाँ पर ये कार्बन के तीन जो ग्लूकोज के तीन अणुओं में ये टूटे थे, वो है ये पायरुवेट। और ये पायरुवेट फिर विघटित होकर यह किसमें विघटित हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विघटित हो जाते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, तो और यहाँ प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर हम लोग श्वसन से बाहर निकाल देते हैं शरीर से, और ये जल बनता है और साथ ही साथ ऊर्जा बनती है। तो इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित रहता है, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हम अपने सभी कार्यों को संचालित करने में, जो भी जीवन संबंधित कार्य है ना, जैव क्रियाएं हैं, उनको सही से संचालन करने के लिए उपयोग करते हैं इस ऊर्जा का। और ये जल भी उत्सर्जन क्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। कैसे निकलती है इसके बारे में हम लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ कि उत्सर्जन चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो ये ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं अपने जैविक क्रियाओं को करने के लिए। और ये ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, तो जलीय विखंडन के द्वारा इस ऊर्जा है ना, इस एटीपी के जलीय विखंडन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, अपने जैविक कार्यों को संचालन के लिए करते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है यह वायवीय श्वसन में होती है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं वायवीय श्वसन, यानी ये सेकंड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम लोग इसमें यहां से लिख सकते हैं कि श्वसन के प्रथम चरण में
प्रथम चरण में बना पैरुवेट ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैरुवेट का विखंडन होता है जिससे यह विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। एटीपी के जलीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं का संचालन होता है। तो आपको समझ में आया किस तरह से प्रथम चरण यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव के अंदर ही यह ग्लूकोज विखंडित होकर पैरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ ऊर्जा भी मिलती है बहुत ही कम मात्रा में। और फिर दूसरे चरण वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह जो पैरुवेट है विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। और ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने जैविक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से बाहर निकल जाएगा और ये उत्सर्जन से निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करें। मैंने अभी आपको बताया था कि ये पैरुवेट जो है यहाँ से 3 चरणों में 3 तरह से यह कार्य कर सकता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो इसको एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपका ग्लूकोज C6H12O6 इसका सूत्र होता है। यह ग्लूकोज क्या होगा जी, कोशिका द्रव में ये देखिए ये अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। कोशिका द्रव में यह विघटित होकर यह किसमें बदलता है, तो पैरुवेट क्या होता है, तो ये जो ग्लूकोज के 6 अणु वाले देख रहे हैं यहाँ, ये 6 अणु वाले यह यौगिक जो देख रहे हैं विघटित होकर 3 अणुओं में विघटित होता है। और साथ में यहाँ पे ऊर्जा भी प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। अब यह जो पैरुवेट है यह 3 प्रकार से टूट सकता है। कैसे? 3 प्रकार से इस पे एक क्रिया हो सकती है। कैसे, थोड़ा देख लीजिए यहाँ डायग्राम में। ठीक है, पहली क्रिया हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होगी, यीस्ट में होती है।
और इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन प्रक्रिया भी कहते हैं। ये जो ईस्ट में होने वाली जो प्रक्रिया है ये किण्वन प्रक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ईस्ट में क्या बनता है, तो देखिए पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये जो ईस्ट के अंदर हो रहा है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, तो इथेनॉल, इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, समझे ना। तो ये यीस्ट के अंदर होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन के अभाव में। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, O2 के अभाव में, ऐसे कर देते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब अभाव में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये पेशियों में होता है हमारी। ठीक है, पेशियों में, ठीक है, पेशियों की कोशिकाओं में, पेशी जो होती है ना जी, जैसे जांघ के नीचे वाला भाग हो गया वो पेशी हो गया, तो पेशियों में क्या होता है, तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी में यह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है पायरुवेट, किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में, तो लैक्टिक अम्ल की जब अधिक मात्रा हमारे पेशियों में हो जाती है, इसी कारण से हमारे पेशियों में दर्द होता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर लेते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि हमारे पेशियों में दर्द होने लगता है। मांसपेशियों में दर्द होने का मतलब है कि वो एकदम जकड़ जाता है, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जकड़ जाते हैं जिससे दर्द होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव होती है लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पूरी तरह से उसे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और इसीलिए ना डॉक्टर बोलता है कि जब आपको दर्द हो, कहीं पे दर्द बार बार होता हो तो आप दही नहीं खाया करो, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लेकिन अगर आप वो दही खाते हैं, अगर नॉर्मली आप दही खाते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग जब दही खाते हैं तो दही का पाचन हो जाता है ना, तो पाचन हो जाएगा सही से जब उसका, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ से बनेगा, तो पच के ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन के हमें ऊर्जा मिल रही है उससे। बात को समझे ना। चलिए अब देखिए तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे तरीके की बात करें तो तीसरा जो अभी हमने देखा था वायवीय श्वसन जिसे हम लोग कह रहे थे, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ना। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में, हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है तो हमें क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समझ गए, और इसके बारे में अभी हम लोग देखे थे। तो देखिए हम लोग के अंदर, मानव शरीर के अंदर बात करें तो ग्लूकोज कोशिका, मानव शरीर या जटिल जंतुओं में बात करें तो वह ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव में, यानी अवायवीय श्वसन के द्वारा कोशिका द्रव में क्या होता है, पायरुवेट में विघटित हो जाता है, और पायरुवेट बनने के बाद में ये दो कार्य हमारे अंदर होते हैं। लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है, जब हम अधिक मेहनत करेंगे तो हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है ऑक्सीजन के अभाव में। ठीक है, और दूसरा ये जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर यह पायरुवेट विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। तो समझ में आ गया किस तरह से ये क्रिया होती है, पूरा क्लियर हो गया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।